नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सी टाइम्स के इंटरव्यू सेगमेंट में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं गौरव शर्मा जी से, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार सभी को मेरी तरफ से भी, और थैंक यू मैम इस शो में इनवाइट करने के लिए। जी सी टाइम्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस शो में इनवाइट किया, और ये जो शो है बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। जी सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी हाल ही में सीधी में जो घटना हुई है, बीजेपी लीडर के जो भतीजे ने आदिवासी के साथ जो भी शर्मनाक हरकत की है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी रिसेंटली एक घटना सीधी में जो हम जिसका चर्चा कर रहे हैं, जी हुआ ये कि जब हमको सत्ता मिलती है ना, पावर्स का एक रूल है कि हमेशा हमको डाइल्यूट करता है। जी तो एक लीडर हैं बीजेपी के, उनके रिलेटिव्स हैं, उन्होंने एक दलित जो आदिवासी हैं उनके ऊपर एक ऐसी शर्मनाक हरकत की जो हम खुले में नहीं करना पसंद करते। पेशाब कांड के नाम से ये कांड जाना जाता है, जो सोशल मीडिया पे बहुत फेमस है। बिल्कुल। इसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे लोगों ने इस केस को रेज किया। मतलब ऐसा नहीं है मैम कि ये पहला केस हुआ है, ऐसे बहुत जी सारे केसेस होते हैं। पर इस केस को सोशल मीडिया ने बहुत आगे पहुंचा दिया। तो पहले जब केसेस होते थे, घटनाएं घटित होती थी, तो पता नहीं चल पाता था हमको ये चीजें हो रही हैं। लेकिन हमारे समाज का हिस्सा रहा है, जी क्योंकि मैम कोई भी चीज ना एकदम से नहीं आती है बिल्कुल। कि उस व्यक्ति ने सोचा हो कि चलो हम आज ऐसा करते हैं। जी पहले से होता आया है। तो लोगों को इन चीजों के लिए हमेशा होता है ना एक हौसला मिलना कि उसने भी किया था, हम भी कर लेते हैं, कुछ होगा हम्म। क्या। लेकिन पिछले 3-4 सालों में सोशल मीडिया एक ऐसी पावर के तौर पर आया है कि छोटी सी भी चीज होती है तो पब्लिक को पता चल जाता है। तो बिल्कुल वहां पर ह्यूमन वैल्यूज को डाइल्यूट किया गया। जो हुआ वो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आज के दौर में सर, जहां हम समानता की बात करते हैं, सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, ऐसे में इस तरह की घटना क्या हमें पुराने दौर में या पुराने ढर्रे पर नहीं ले जाती? क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, पुराने ढर्रे पे ले जाने का सवाल मैम जो आपने पूछा है वो सबको लगता है कि जब हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, हमारे जो लीडर हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, जी वो कहते हैं कि आज़ादी का अमृत काल है। जी और वो सबके साथ समानता की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं कि कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन कुछ व्यक्ति अगर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं तो हम पुराने धर्रे की बात तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। अगर मैं आपकी बात करूं तो आपके थॉट भी ऐसे नहीं है। मैं अगर मेरी बात करूं तो मेरे विचार भी ऐसे नहीं है। बहुत सारे लोगों के विचार ऐसे नहीं है। हाँ, कुछ लोग जरूर ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम पुरानी व्यवस्थाओं की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हम इस चीज को भी क्लेम नहीं कर सकते, इसका भी दावा नहीं कर सकते कि आज हम उस जगह खड़े हुए हैं जहां से विश्व गुरु बन सकते हैं। जी क्योंकि बिल्कुल। ऐसी घटनाएं मानव सभ्यता के लिए शर्मनाक है। भारत विश्वगुरु रहा है। भारत ने मानवीय मूल्यों को सिखाया है कि दुनिया को मानवीय मूल्य क्या होते हैं। और आप किसी के ऊपर फिशिंग कर रहे हो जो अमानवीय कृत्य है, तो पीछे तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन विश्व गुरु भी नहीं बन पाएंगे अगर हम लोग ऐसी हरकतें करेंगे। जी बिल्कुल। सोशल मीडिया पर काफी विवाद है इस बात पर कि आदिवासी के साथ, जिसके साथ ये घटना घटी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिनके पैर धुलाए हैं, वो दो अलग व्यक्ति हैं। आपके विचार से क्या सही है? सोशल मीडिया का नाम ही मैम सोशल मीडिया है। जी और सोशल का मतलब यही होता है कि बहुत सारे लोगों का समूह है। जब प्राचीन काल में सिर्फ लेखक होते थे, जो भी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के लीडर्स रहे, वो सब लोग लिखते थे जी ताकि लोगों को पता चले। फिर हमने मीडिया का डेवलपमेंट किया, प्रिंट मीडिया आया, जी न्यूज़पेपर आया। तो पहले ऑथेंटिसिटी बहुत होती थी, लेकिन आज हम लोग ऑथेंटिसिटी पे बात नहीं कर सकते। जैसे एक इशू आपने देखा होगा, डीप फेक करके चलता है जी कि फेस किसी का और बिल्कुल। बॉडी किसी की। जी जी तो सोशल मीडिया जो बोल रहा है ना कि जिसके पैर धुले गए हैं वो कोई और है, जी और जिसके साथ कांड हुआ वो कोई और है, ये सिर्फ सोशल मीडिया की हवा हवाई बातें। इनका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है। हाँ, अभी मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो इसलिए ये सब जो हुआ वो हम एक राजनीतिक घटनाक्रम कह सकते हैं। जी जिसके साथ जो गलत हो गया, ना तो आप पैर धुल के उसको सही कर सकते, बिल्कुल ना हम उसको माफी मांग के सही कर सकते। बिल्कुल। क्योंकि अगर मैं अपने आप को मैं वहां रख के देखता हूँ तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मुझे कैसा फील होगा। बिल्कुल तो
सोशल मीडिया की जो न्यूज़ है, हम हर न्यूज़ पे भरोसा नहीं कर सकते। हालाँकि आज के टाइम पर सोशल मीडिया अपना अच्छा काम भी कर रहा है। तो वो व्यक्ति एक है, हम ये भी दावा नहीं कर सकते, वो व्यक्ति दोनों अलग-अलग हैं, हम ये भी दावा नहीं कर सकते। हाँ, पर एक सराहना कर सकते हैं कि राष्ट्र के आप मुखिया होने के नाते आपने एक छोटी-सी जो घटना, जो छोटी-सी दिखाई देती है, पर है तो बहुत बड़ी, उस पे जी, संज्ञान लिया और जो वो कर सकते थे, जी, एक बिल्कुल। लीडर होने के नाते हमेशा हमें एक स्टैंडर्ड सेट करने होते हैं। जी, कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आगे कोई आके क्या करेगा? तो बिल्कुल। यहाँ हम लोग तारीफ करेंगे मुख्यमंत्री जी की जी, कि उन्होंने उस चीज़ पे ध्यान दिया, उस व्यक्ति को सम्मान दिया और जो गलती दूसरे ने की, उसकी माफ़ी माँगी। क्योंकि आज के टाइम पर मैं मेरी गलती के लिए माफ़ी नहीं माँगता बिल्कुल, बिल्कुल। और उन्होंने उस अपराध के लिए माफ़ी माँगी जो उनके द्वारा किया नहीं गया। फिर माँगी क्यों? ये भी एक सवाल है। तो हम राम राज्य की कल्पना एक बात करते हैं, आज के जी, समय पर धर्म बहुत बड़ा इश्यू है मैम, तो हम फिर हर चीज़ को राम राज्य से जोड़ते हैं। बिल्कुल। राम ने एक राजा के तौर पर, राजा एक लीडर के तौर पर वो स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं कि घर छोड़ा पहले अपने नियमों के लिए। जी, फिर कहीं न कहीं राज्य में कुछ घटनाएँ घटित हुई तो अपनी वाइफ को भी छोड़ना पड़ा। जी, तो लीडर के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो हमारे सीएम ने यहाँ पर सेट किया हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ उनका बड़कपन देखने को हाँ, ये मिलता है। बड़कपन देखने को मिलता बिल्कुल। है और हम इसको पॉलिटिकल कह सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक घटना है या चुनाव का साल है इसलिए पैर धुले जा रहे जी, हैं, जी, ये जी, राजनीतिक ड्रामा है। पर मैं ये बोलता हूँ कि अगर ड्रामा है तो आप करके बताइए। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि ये घटना सिर्फ एमपी में हुई है, बिल्कुल, कई तरह की घटनाएँ सुनने और में भी आती घटनाएँ हैं इस घटित तरह होती की। हैं। जी, तो बिल्कुल। ड्रामा भले है, पर जैसे हम जब धर्म और आस्था की बात करते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि आप तिलक लगा के घूम रहे हो या जी। कोई मेरा मुस्लिम भाई है वो टोपी पहनकर घूम रहा है, तो कहते हैं ये ढोंग है, ये हुँ, हुँ, ड्रामा है। हुँ। बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ आप 21 दिन किसी ड्रामा को करके तो बताइए। बिल्कुल। अगर शिवराज सिंह चौहान ने उस व्यक्ति के पैर धुले, वो एक पॉलिटिकल ड्रामा है, तो क्या मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही लीडर है? हुँ, क्या एक ही राजनीतिक व्यक्ति है? बिल्कुल। बीजेपी के भी बहुत सारे लोग हैं, कांग्रेस के भी हैं, दूसरी जी, पार्टी के भी हैं। कोई दूसरी घटना छोटी-सी भी घटित हो जाती है, वहाँ सब लोग चले जाते हैं, मुआवजा देने जाते हैं, वीडियो बनाने चले जाते हैं। जी, आप भी बिल्कुल, पैर धुल सकते थे, बिल्कुल। आप भी बुला सकते थे, आप भी उस चीज़ के लिए माफ़ी माँग सकते थे। जी, आपने जी। तो नहीं माँगी ना। वो लीडर है तो उन्होंने उसको प्रूफ किया है। तो ये राजनीतिक घटनाक्रम या पॉलिटिकल ड्रामा कहने की जगह हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए कि लीडर को ऐसे स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जी मैम। यही वीडियो की मैं फिर बात करूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदिवासी युवक के पैर धुलाए, काफ़ी वायरल हो रहा है। क्या इस तरह के कार्य से उस व्यक्ति को जो मानसिक प्रताड़ना हुई, पीड़ा हुई है, उसकी भरपाई की जा सकती है? अ, अगर इसका एक एक शब्द में आंसर दिया जाए तो भरपाई तो कभी नहीं हो सकती, जी, क्योंकि जब हम भगवान ने इस सृष्टि की रचना की तो इसमें सबसे बुद्धिजीवी जो इसको बनाया मानव को बनाया, और जब हमने व्यवस्थाएं बनाना शुरू की तो उसमें सबसे ऊपर भी मानव को रखा। सबसे टॉप अगर किसी का बिल्कुल। लेयर है तो वो मानव है। जी, और इंसान सोचता है कि मैं उस तरीके से रहूं जैसे मैं रहना चाहूं, लेकिन कोई व्यक्ति मेरे साथ ऐसी घटना घटित करता है जो नहीं होना चाहिए। वो, सॉरी मैम, बट पेशाब कांड है जिसको हम पब्लिकली अलाउ नहीं करते। बिल्कुल, हमने शहरों में यूरिनल बनाए हुए हैं, बिल्कुल। आप एक व्यक्ति के ऊपर कर रहे हो तो उसकी उस समय जो स्थिति रही है मानसिक, आप नहीं समझ सकते। हम एक सामाजिक प्राणी, जी, समाज में रहते हैं, उसका भी परिवार है, उसके भी भाई होंगे, बहन होगी, पत्नी होगी, बच्चे होंगे। बिल्कुल। अब इस घटना को वो भूलना चाहे तो भूल सकता है, लेकिन जब जब वो उनके सामने जाएगा तो ये चीज उसके माइंड में बिल्कुल, हमेशा आएगी। बिल्कुल। इंसान कहता भले नहीं है, पर तकलीफ हमेशा अंदर होती हमेशा है। रहती है, तो जीवन पर्यंत। जीवन बिल्कुल, पर्यंत रहेगी, और वो आप कुछ भी कर दीजिए, आप पैर धुल दीजिए, आप गंगा जल से नहला दीजिए, आप घर बना दीजिए, आप उसके बिल्कुल। लिए कुछ भी कर दीजिए, पर जो घटित हो गया ना, आप उसको कभी भूल नहीं बदला सकते नहीं हैं। जा सकता जैसे वो। इतिहास कहता है कि जो गुजर चुका है आप जी, उसको भूल जाइए, बिल्कुल। पर ह्यूमन वैल्यूज कहते हैं कि जो मेरे साथ गलत घटित हुआ है मैं उसको कैसे भूल जाऊं। कैसे? आप अपने साथ करा के देखिए, बिल्कुल, तो कहना आसान। कहना बहुत आसान है, जी, भूल नहीं सकते ना। बिल्कुल। सर ये बताइए ये जो घटना घटी है इसे लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह के राइट्स दिए गए हैं आदिवासियों को? संविधान की अगर हम लोग बात करते हैं मैम, तो संविधान जो है, इंग्लिश एक वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, जी, उसका हिंदी है संविधान, जी, जो दो वर्डों से मिलकर बनता है सम प्लस विधान। मतलब एक ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो। जी, बिल्कुल। और जब हम सबकी समानता की बात करते हैं तो सभी की समानता है,
और ये सभी की समानता क्यों है मैम? क्योंकि पहले राजाओं का शासन चलता था जी। और राजाओं के शासन में कानून अलग अलग होते थे। राजा के लिए अलग है, हम्म। मंत्री के लिए अलग है, ओके। राजा के परिवार के लिए अलग है, हम्म। जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए अलग है, जो इलाइट क्लास है जैसे पुजारी वर्ग है उनके लिए अलग है, और जो सबसे निचले तबके पर जो प्रजा बैठी है उसके लिए अलग उनके लिए कानून अलग होते थे। है। जी। तो वो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। और एक थ्योरी है नेचुरल जस्टिस की। नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि सबके साथ समानता होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और न्याय भी यही कहता है कि आप एक बेगुनाह को बचाने के लिए अगर 100 गुनहगारों को छोड़ दें तब भी चलेगा। जी अगर कोई हमसे बिल्कुल। पूछता है कि कानून की सबसे सिंपल परिभाषा क्या है, तो वो यही है यही है। कि आप एक बेगुनाह को बचाने के लिए अगर 1000 गुनहगारों को छोड़ दें तब भी चलेगा, बिल्कुल। लेकिन जिसने गलत नहीं किया है उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो जी। संविधान इसी कंसेप्ट के आधार पर बनाया गया कि हम जी। सबके साथ समान बिहेवियर करेंगे। जी। और इसमें एक ऐसा वर्ग जो हम जिसको अनुसूचित जाति जनजाति कहते हैं, इनके साथ हमेशा अत्याचार होता आया था। तो भारत के संविधान के कुछ प्रोविजन है, एक आर्टिकल 17 है। जी। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी पे चर्चा की गई है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम हमारी सोसाइटी में अनटचेबिलिटी को हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो एससी और एसटी को प्रोटेक्ट किया गया है कि प्रोविजन ऑफ अनटचेबिलिटी अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। जी। और अनटचेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी जाति, व्यक्ति विशेष, धर्म, उसके रंग, उसके कपड़ों के आधार पर आप उसके साथ छुआछूत कर रहे हैं। जैसे हमने हमारे जो पूर्वज हैं उनके साथ देखा होगा कि एक स्पेशल कास्ट के यहाँ वो खाना नहीं खाते हैं, एक बिल्कुल। स्पेशल व्यक्ति से वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, वो पलंग पे बैठे हुए हैं तो कोई नीचे बैठेगा। कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित हुई कि अगर आपके यहाँ पे शादी का समारोह हो रहा है तो उन लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इन सब को रोकने के लिए आर्टिकल 17 में प्रोविजन ऑफ अनटचेबिलिटी किया गया। तो ये डायरेक्ट एससी और एसटी से कनेक्ट होता है। जी। लेकिन इसके अलावा एक आर्टिकल 15 है जो 5 बेसिस है, किसी व्यक्ति का धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। जी। आप इनके आधार पर भी किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। डिस्क्रिमिनेशन मतलब किसी भी तरीके से आप भेदभाव नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। बिल्कुल। एक आर्टिकल है 21 जो राइट टू लाइफ आपको देता है, और राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी है, जीवन का अधिकार जी। गरिमा के साथ। गरिमा के साथ। अब जो कांड हुआ है ये गरिमा तो नहीं है। बिल्कुल। तो आर्टिकल 17 का वॉयलेशन है, आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है, और किसी की जाति नीची थी तो आपने उसके साथ ऐसा किया तो आर्टिकल 15 का भी वॉयलेशन है। तो भारत का संविधान सबको समानता की बात करता है, अनटचेबिलिटी के एबोलिशमेंट के लिए प्रोविजन किए गए हैं मैम। संविधान सबके लिए इक्वल है। बिल्कुल। पर संविधान एक बुक है, उसको मानना ना मानना आपके और मेरे ऊपर पड़ता है। मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ, हो सकता है आप नहीं देखते हैं, बिल्कुल। क्योंकि हम तो उस पुरानी सोच का हिस्सा आज भी हैं कि हम महान हैं जी। और सब मूर्ख हैं। तो संविधान में कुछ प्रोविजन ये किए गए हैं जिसपे हमने चर्चा की है। जी। ऐसे अपराधों के लिए कानून में क्या प्रावधान है? कानून की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैम, तो भारत का संविधान को दुनिया मतलब सभी लोग को लगता है कि संविधान एक कानून है। संविधान एक सुप्रीम लॉ है। जी। संविधान एक पेड़ है जिसके नीचे बहुत सारे कानूनों को हमने जगह दी हुई है। तो जब हम आजाद हुए, आजादी के बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा ये था कि जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको कैसे दूर करेंगे, कैसे इस भेदभाव को हम लोग दूर कर सकते हैं। जी। तो 1955 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया जिसे हम लोग सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से जानते हैं। वो सिविल राइट था, वो सभी के लिए था कि अगर किसी भी व्यक्ति के किसी भी तरीके के अधिकारों का आप हनन करते हैं जी। तो उसके अंतर्गत आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो उसमें कोई पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं किया गया था। फिर गवर्नमेंट 1976 में उसमें अमेंडमेंट करती है और 6 महीने की सजा का प्रावधान करती है कि अगर किसी व्यक्ति के आप किसी भी तरीके के अधिकारों का हनन करते हैं तो 6 महीने की सजा आपको हो जाएगी और 500 रुपए का जुर्माना आप पे लगा दिया जाएगा। जी। लेकिन ये कानून सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि इसमें हम अनटचेबिलिटी को प्रोटेक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। सिविल तो सभी के लिए, जनरल कास्ट के लिए भी है, ओबीसी के लिए भी है, एससी के लिए भी, एसटी के लिए भी। हम जो अनटचेबिलिटी को देखते हैं वो एससी और एसटी के ही नजरिए से देखते हैं। मुझे जनरली मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो जनरल और ओबीसी में अनटचेबिलिटी नहीं है, लेकिन एससी और एसटी में बहुत हमने अनटचेबिलिटी बनाई हुई है। बिल्कुल। तो उस समय राजीव गांधी सरकार थी, 1988 का टाइम है।
संसद में ये इशू बहुत ज्यादा चल रहा था, तो 1989 में एक एक्ट बनाया गया जिसे SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के नाम से जानते हैं। जी, अनुसूचित जाति जनजाति जनजातीय। अपराध निवारण अधिनियम। अभी तक अनटचेबिलिटी के लिए कोई डायरेक्ट लॉ नहीं था। जी, आर्टिकल 17 था, जी। सिविल राइट प्रोटेक्शन था, लेकिन ऐसा कोई लॉ नहीं था जो लोगों में डर बना सके कि अगर ऐसा करेंगे तो कुछ गलत हो सकता है। तो 1989 में ये लॉ बनाया गया, पार्लियामेंट ने इसको पास किया और 30 ऑफ जैन 1990 से ये इनेक्टेड हो गया पूरे भारत में। जी, दैट टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर अब में भी है। लागू है। जी। तो ये एक्ट का एक फीचर है, ये नॉन बेलेबल है। बिल्कुल। जनरली अजमानती अगर है। मैं कोई अपराध करता हूँ तो जी। मुझे बेल मिल जाती है, हम्म, लेकिन इसमें आप कुछ भी हो, आप पॉलिटिशियन हैं, बिल्कुल, आप सेलिब्रिटी हैं, बिल्कुल। आप कोई सामान्य व्यक्ति हैं, कोई भी बेल का प्रोविजन नहीं है। नहीं है, बिल्कुल, तो इस एक्ट के बनने के बाद लोगों में एक डर पैदा हुआ कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो उसकी सजा हमें मिल सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस एक्ट के द्वारा बहुत हद तक हम अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है उसको लिमिटेड कर पाए। ऐसा नहीं कहेंगे कि पूरी तरीके से रोक पाए, बिल्कुल। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि प्यासे को एक बूंदी बहुत होती है। जी, पानी नहीं है, मरने वाला हूँ, अगर एक बूंदी मिल जाती है तो मैं सर्वाइव कर पाऊंगा, जिंदा रह जाऊंगा, एक बिल्कुल। लंबे समय तक जी सकता हूँ। जी, तो इस एक्ट के द्वारा एक वर्ग जिसको जो अधिकार विहीन समझता था कि हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, संविधान में लिख दिया है तो कुछ होता है क्या, जी, तो जी, वो एक्ट ने उनके अधिकारों की रक्षा की और उसके कारण काफी हद तक हम अनटचेबिलिटी के प्रैक्टिस को रोक पाए। बिल्कुल। पर मैम, अनटचेबिलिटी सिर्फ इतनी सी नहीं है। आज के टाइम पर हम बहुत सारी अनटचेबिलिटी देखते हैं। अनटचेबिलिटी SC और ST की सेंस में हो सकती है, लेकिन हमने इसको जेंडर वाइज भी देखना कभी कोशिश ही नहीं की। जी, बिल्कुल। हमारे घरों में हम हर दिन कहीं ना कहीं एक अनटचेबिलिटी देखते रहते हैं ना। महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है, एक जो भी प्रोसेस होती है, उन प्रोसेस में मैं अगर एक लड़का हूं तो मेरी चॉइस नहीं है, अगर आप एक लड़की हैं तो आपकी चॉइस नहीं है, लेकिन फिर भी हम महिला पुरुष के आधार पर जो भेदभाव करते हैं, एक तरफ से भेदभाव लगता है बट मुझे वो अनटचेबिलिटी दिखाई देती है। तो अनटचेबिलिटी के बहुत सारे फॉर्म है, पर हमने एक स्पेसिफिक को रोकने के लिए 1989 में एक एक्ट बना दिया। बिल्कुल। जिस एक्ट की आप बात कर रहे हैं, तो उसके होते हुए भी घटनाएं रुक नहीं रही। तो क्या किया जा सकता है और इसके अलावा? मैम, कानून का ना जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि हम लोगों को ये बता सकें कि ऐसा करोगे तो सजा का प्रावधान हो सकता है। जी, लेकिन कोई भी कानून, कोई भी लॉ तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसको मानने वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जी से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अमेरिका क्यों महान है, हम्म, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अमेरिकी लोग महान नहीं है हम्म, ना, सॉरी, अमेरिका महान नहीं है, यहाँ के लोगों ने इसको महान बनाया है। कोई देश कभी महान नहीं होता, कोई बिल्कुल कानून कभी मतलब सक्सेसफुल नहीं होता, लोग उसको सक्सेसफुल बनाते हैं। बनाते हैं, बिल्कुल। अगर मैं इंसानियत को मानता हूँ तो मुझे नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे एक बहुत छोटा सा लॉ में आपने देखा होगा कि सिग्नल क्रॉस करना सही नहीं है, बिल्कुल। अपराध है, जी, जो RTO के एक्ट होते हैं उनके अगेंस्ट जाता है। बिल्कुल। लेकिन हम लोग हर दिन देखते हैं कि बहुत सारे लोग पार करके चले जाते हैं, बिल्कुल। कुछ हम जैसे लोग उनका पालन भी करते हैं। तो कानून सिर्फ हमको ये बता सकता है कि अभी तक आपने जो किया वो ठीक है, लेकिन अब अगर आप करोगे तो आपको सजा मिलेगी, लेकिन उसको मानना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं नहीं मानूंगा तो कानून कभी नहीं रोक सकते। जी, बिल्कुल। फिर हम इनको कैसे रोक सकते हैं, जी, ये भी एक सवाल है। मैम, इनको रोकने की ना ना तो सरकार रिस्पॉन्सिबल है, जी, ना लॉ एंड ऑर्डर रिस्पॉन्सिबल है, जी, ना कोई कानून रिस्पॉन्सिबल है। हम लोगों को खुद से इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोई भी अमानवीय कृत्य नहीं करना चाहिए, कोई भी। जी, हम जिसके साथ भी गलत करते हैं ना, आप उसकी जगह अपने आप को रख के देखिए बिल्कुल। कि अगर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है तो क्या आप ये सोचेंगे इसको रोकने के लिए कानून होना चाहिए? आप ये सोचेंगे कि इसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए? तो यहाँ हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। हमें समानता के साथ रहना चाहिए, हमको बताना चाहिए, जैसे हमारी आगे आने वाली जनरेशन है, हम जी, उसको सिखाए ही नहीं। बिल्कुल। जनरल कुछ होता है, OBC कुछ होता है, SC कुछ होता है, ST कुछ होता है, तो हमें ऐसे कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल। कानून से ज्यादा सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जी, सोसाइटी से ज्यादा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि
एक छोटा सा केस, हम 2014 में एक क्लीनिंग मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जी। स्वच्छता सर्वेक्षण। हम्म। पूरे भारत में उसको सेलिब्रेट किया गया। इंदौर एक ऐसा शहर है कि 2014 का जो पहला सर्वेक्षण हुआ था, जी। उसमें 8th पोजीशन पे था। दूसरा वाला हुआ, उसमें 7th पोजीशन पे था। लेकिन उसके बाद लगातार टॉप कर रहा है। बिल्कुल। तो इंदौर नहीं कर रहा है, वहां की वहाँ के जनता के लोग कर रहे एफर्ट्स हैं। हैं। तो बिल्कुल। कोई कानून कभी अपराध को नहीं रोकेगा। हम जब तक उस कानून की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक अपराध नहीं रुक सकते। सरकार सिर्फ कानून बना सकती है। बिल्कुल। सरकार हर व्यक्ति से कहने नहीं आएगी भाई मैंने कानून बना दिया, इसका पालन करना है। ये हमको रोकना पड़ेगा। बिल्कुल, हर इंसान अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे तो। हम लोग यूरोप को अप्रिशिएट करते हैं, जी। हम लोग जापान को अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल। तो वो देश महान नहीं है, बाकी लोग महान हैं। लोग। वो बिल्कुल। लोग अपने देश को प्रायोरिटी देते हैं। तो बिल्कुल। हमको कानूनों को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, हमें ह्यूमैनिटी को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, तब ऐसे अपराध ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे। बिल्कुल। हम जो बात कर रहे थे SC/ST एक्ट की, इसका मिसयूज भी काफी हो रहा है। इसका लोग गलत फायदा भी उठाते हैं। फेक कई केस हो जाते हैं। लगभग 30% मामले जो हैं जो फेक होते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, अगर हम इस इशू को दूसरे तरीके से देखें तो हमेशा जब हम किसी को कुछ स्पेशल राइट देते हैं तो एक इंसान के मन में लालच रहता है। हम उनका अपने फायदे के लिए उपयोग करने की जगह हमेशा मिसयूज तलाश करते रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही अब बात। ये जो SC/ST एक्ट है, इसमें एक एंगल ये भी है फेक केस में कि 100% उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता जो फेक केस फाइल करने के लिए गए हैं। जनरली क्या होता है कि मेरी किसी से दुश्मनी है, जी। मेरा कोई फ्रेंड है, अब मैं उसको परेशान नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको परेशान करने का मैं दूसरा तरीका निकालूंगा। मेरे यहाँ पे काम करने वाले कोई व्यक्ति हैं, अगर वो स्पेशल कम्युनिटी से आते हैं तो मैं उनको थोड़ा बहुत लालच दूंगा पैसे का, और उस पे अभी उसको अब्यूज कराने का जी। या उसके थ्रू ऐसी कोई एक्टिविटी कराऊंगा कि सामने वाला उसको कुछ बोले या उसको अब्यूज करे। तो अब मेरा उसका इंटेंशन नहीं था, बिल्कुल। जो फेक केस करने जा रहा है जी। उसको पैसे की नीड है, और पैसे के लिए तो इंसान मर्डर भी कर देता है। बिल्कुल। ये तो बहुत छोटी चीज है, कानून का वॉल्यूशन ही करना है। बिल्कुल। तो फेक होते हैं, पर हम इस चीज को नहीं कह सकते कि वो 100% ही फेक होते हैं। तो यहाँ भी फिर जो फेक केस का मामला आता है, एक तो SC और ST वाले लोगों को भी सोचना चाहिए कि कानून इसलिए है कि अगर गलत हो तो हमें उससे अपने राइट को प्रोटेक्ट करना है, ना कि जबरदस्ती किसी को परेशान करना है। बिल्कुल। बिल्कुल। और जब ये फेक केस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर 2018 में एक केस हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि अगर ये फेक है, मतलब इसमें इतने सारे केसेस फेक आते हैं, जी। तो हम इसको बेलेबल क्यों नहीं बना सकते। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोविजन किया कि हम पहले इंक्वायरी करेंगे और उसके बाद किसी पे केस फाइल करेंगे। लेकिन ये सेंसिटिव इशू था, कम्युनल इशू था, तो सरकार कोर्ट के अगेंस्ट गई और सरकार ने उस वर्डिक्ट को चेंज कर दिया कि नहीं, SC/ST एक्ट को हम नॉन बेलेबल नहीं कर सकते, उसमें डायरेक्ट अरेस्ट ही करना है। तो फेक करना कानून की जो वैल्यू है उसको भी खराब करता है। लेकिन फेक करने वाले लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर हमें कोई चीज अपने अधिकार के लिए दी गई है, अपनी रक्षा के लिए दी गई है, उसका मिसयूज नहीं करना ना चाहिए। करें। काफी केस ऐसे सुनने में आते हैं कि उन्होंने हरिजन बोल दिया या इस तरह की, तो झूठे केस कर दिए। उसमें ना तो सुनवाई होगी आपकी और ना ही बेल मिलने वाली है। काफी लोग सफर कर रहे हैं इस चीज को हाँ लेकर। मैम, मैंने भी, मेरे कुछ पहचान वाले हैं जी। जिनके पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी। जब हम लोग अधिकारों के राइट की बात करते हैं तो कानून अच्छा लगता है, जी। और कानून की डेफिनेशन भी यही है कि कोई गलत करेगा तो हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति जिसने गलत नहीं किया है, जिसका इंटेंशन भी ऐसा नहीं था, और उसके ना कोई पॉलिटिकल थे ना कुछ भी थे, उसके बाद जब उसको ऐसा सफर करना पड़ता है तो फिर हम कानूनों पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करना कर देते हैं कि कानून लोगों को सजा दिलाने के लिए है या अच्छे लोगों को परेशान करने के लिए। क्योंकि हमारी एक और विशेषता है कि जो लोग गलत करते हैं वो तो बच जाते हैं, और जो लोग गलत नहीं करते हैं ना, उनको जबरदस्ती फंसा दिया जाता है। बिल्कुल। कई केस में देखा गया है कि 15 साल बाद पता चला कि इन्होंने मर्डर नहीं किया था, वो 15 साल से जेल में थे। अब उनकी लाइफ, उनकी फैमिली क्या है, मतलब तो मुझे समझ ही अभी नहीं आता है कई आपने बार। जो 15 साल वाला बोला मैम, जी। रिसेंटली एक केस हुआ था। एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति को रेप जैसे सीरियस केस में 10 साल की सजा हुई थी। जी। जी। और 10 साल बाद जब वो बरी हुआ
तो प्रूव हुआ कि वो विक्टिम, वो अपराधी था ही नहीं। था ही नहीं, वही। उसके तो 10 साल गए, बिल्कुल। उसकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट गई। बिल्कुल। आपने 4 लोगों के सामने बोल दिया कि अब ये अपराधी नहीं है, हम्म। लेकिन जब आपने उसको अपराधी बनाया तब 1000 लोग सुनने वाले थे। बिल्कुल। तो उसका सोशल स्टेटस गया, उसका मेंटल स्टेटस गया, उसकी फैमिली गई। और बिल्कुल। सबसे कीमती 10 साल किसी के वापस नहीं आ सकते। बिल्कुल। वो कुछ भी बना सकता था। तो ये फेक चीजें कानून की वैल्यूज को भी खराब करते हैं और बिल्कुल। ह्यूमन वैल्यूज को भी खराब करते कहीं हैं। ना तो कहीं ये भी है ना सर कि आप ये जो पेंडिंग मामले हो जाते हैं उससे भी फर्क पड़ता है नहीं, अगर केस टाइमली सॉल्व हो जाए तो शायद ये इस चीज को रोका जा सकता है। हाँ, ये भी एक दिक्कत है कि हमारी जो जुडिशरी है उस पर इतना बर्डन है, वो ओवर बर्डन है। जी। उसके पीछे फिर फैक्टर है मैम, ओवर पॉपुलेशन ग्रेथ। हम्म। हमारा ना इतने रिसोर्सेज हैं, ना इतनी मशीनरी है, बिल्कुल। ना इतना एडमिनिस्ट्रेशन है कि हम इन चीज़ों को सरवाइव कर सकें। हमने इतनी पॉपुलेशन को वृद्धि कर दी है कि ये पेंडिंग चीज़ें रहेंगी और अभी 50 साल और रहने वाले हैं। हम 50 साल से पहले सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट हर एक केस को भी सॉल्व करने बैठे, पर्सनली जो उसके पास पेंडिंग केस है, तो उसको 200-300 साल लगने वाले हैं। पॉसिबल ही नहीं है, हमने इतने केस फाइल कर दिए। बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन भर्ती प्रक्रिया तेज करके शायद कुछ किया जा सके, जजेस की भर्तियां हो जाएं। भर्ती प्रक्रिया तेज करके मैम, सरकार, एक हम कंसेप्ट की बात करते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, हम्म। एक मॉडर्न टाइम का एक आइडियोलॉजी है, एक कंसेप्ट है, जैसे हम लोग गुड गवर्नेंस के नाम से जानते हैं। जी। और गुड गवर्नेंस तभी होता है जब सरकार का पार्टिसिपेशन मिनिमम रहे। अगर हर जगह हम बहुत ज़्यादा सरकार पे इन्वॉल्व करेंगे तो फिर वो उस कंसेप्ट के साथ दिक्कत हो जाएगी। हम सबको जजेस नहीं बना सकते, क्योंकि सरकार के पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि सबको वो सैलरी यहाँ पर दे सकती है। बिल्कुल। बिल्कुल। यहाँ हम ये हो सकते हैं कि अपराधों को कम कर सकते हैं, और अपराधों को कम करना फिर सोसाइटी की बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर हमारा एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं किसी के साथ गलत करूँ ही नहीं। जैसे हमारी एक प्राचीन सिस्टम चलता था, पंचायत सिस्टम। हम्म। आज पॉलिटिकल है, लेकिन पहले मोरली हुआ करता था हम्म। कि पंच बैठे रहते थे और जो लोग गलत करते थे उनसे कसम खिलाई जाती थी। हम्म। आजकल तो कसम खाना बहुत छोटी चीज है, हम किसी की भी खा बिल्कुल। जाते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन पहले बेटी की कसम खाना मतलब बेटा मर जाएगा, ऐसा माना हम्म। जाता था। बिल्कुल। तो हमारे जो प्राचीन लॉज थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो हाल साल चीजों को सॉल्व करते थे। ये जो व्यवस्था है ये ब्रिटिशर्स हम पे थोप के गए, बिल्कुल। और हम उसी व्यवस्था को आज सर्वश्रेष्ठ मानने लगे हैं। लेकिन इंसान अगर खुद ह्यूमन वैल्यूज को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट कर दे तो अपराध रुक जाएंगे और केसेस फिर कम हो जाएंगे। बिल्कुल। SC/ST एक्ट होने के बाद भी महाराष्ट्र में 21 लोगों को अभी हाल ही में बंधुआ मजदूर बना लिया गया था, इस पर आपकी क्या टिप्पणी? हाँ मैम, ये भी एक इशू है, ये महाराष्ट्र का एक इशू है। जी। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो हमको सुनने ही नहीं मिलते हैं, हमारी समझ में भी नहीं आते। बाउंडेड लेबर भारत के संविधान में भी प्रोविडेड है। बिल्कुल। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 जो हमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन देता है कि अगर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, आप किसी को बाउंडेड लेबर बनाते हैं, तो वो ह्यूमन वैल्यूज के अगेंस्ट जा रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ बात में एक ही होती है कि कानून बहुत सारे हैं, उनको कानून को मनवाने वाले लोग, जैसे लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, हम्म। हम पब्लिक सर्वेंट की बात करते हैं, वो लोग अपनी ड्यूटीज को भूल जाते हैं। जैसे अगर मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, हम्म। तो मेरा सपना रहेगा कि मुझे देश सेवा करनी है, मुझे भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना है, मुझे लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है, मुझे डेवलपमेंट करना है। जी। लेकिन जिस दिन मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा उस दिन मैं अपनी ड्यूटी भूल जाऊंगा। बिल्कुल। तो ये जो महाराष्ट्र वाला केस हुआ, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर भी रिस्पॉन्सिबल है कि हमको समय समय पर इंक्वायरी करना चाहिए कि कहाँ पर लॉज का पालन हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा नहीं हो रहा है, बिल्कुल। है। पब्लिक बहुत ज्यादा है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी है। जी। लेकिन उसी टाइम पर उस केस में एक ऐसी घटना घटित हुई कि एक पब्लिक सर्वेंट थे, हम्म। उनसे न्यूज़पेपर वाले ने या मिल्कमैन ने शिकायत की ऐसा कुछ हो रहा है। तो हम्म। उन्होंने सीक्रेटली काफी लंबे समय तक उस पर इंस्पेक्शन किया, अच्छा। और बाद में फिर उन लोगों को वहां से फ्री कराया गया। जो व्यक्ति जिसने गलत किया था उसको सजा सुनाई गई। और फिर यही होता है ना मैम कि गलत हो रहा है, उसको रोकने वाले लोग भी हैं। तो एमपी की इस एक घटना ने हमें पूरे भारत के लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है बिल्कुल। बिल्कुल। कि ये राजनीति के टाइम पर केस हुआ था तो सबकी नजर में आ गया, हम हर हम्म। दिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो बिल्कुल। हमें बाउंडेड लेबर नहीं बनाना चाहिए। आप किसी से काम कराइए, लेकिन उसके बदले एक फिक्स वेजेस उसको दीजिए,
आप उसको फ्रीडम दीजिए। बिल्कुल। ये बताइए सर, मेरा अगला सवाल आपसे कि दलित शब्द कहाँ से आया? हमारे संविधान में क्या ऐसे किसी शब्द का उल्लेख है? हाँ, दलित शब्द मैम अक्सर राजनीति में हमको बहुत सुनने को मिलता है कि बिल्कुल। दलितों के अधिकारों का हनन हाँ कर जी, दिया। हाँ जी। मैं दलित हूँ। माननीय हमारे व्यक्ति हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। जी। अक्सर हम पोस्ट देखते हैं सोशल मीडिया पर, उनको दलितों का मसीहा बनाया हुँ, जाता है, हुँ। पर वो व्यक्ति इस शब्द को मानते ही नहीं था। जी। क्योंकि दलित शब्द ना तो हमारी संस्कृति का है, ना हमारी सभ्यता का है, ना हमारे संविधान में है, ना भारत में कभी था। ब्रिटिशर्स की एक सिंपल पॉलिसी थी, हुँ, हुँ। डिवाइड एंड रूल पे काम रूल, करना, बिल्कुल। कि हम लोगों को बांटेंगे और शासन करेंगे, और आज भी यही चलता है। आप किसी को बांटिए, शासन कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो दो क्लासेस होती थी, एक ऐसी क्लासेस जिसके पास कुछ प्रिविलेजेस थे, जिसके पास विशेष अधिकार थे, और एक ऐसे लोग थे जो वर्कर के तौर पर काम करते थे, जिनके पास बहुत सारे राइट्स नहीं थे राजाओं के समय पर। अंग्रेजों ने उस एक क्लास को, जिसके पास राइट नहीं थे, लैंड नहीं थे, फाइनेंशियल स्टेटस नहीं था, उसको अलग करने के लिए दलित शब्द बोल दिया। तो दलित किसी कानून में डिफाइन नहीं है, दलित की कहीं परिभाषा नहीं है। जी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बार बार वर्डिक्टों में ये बताया गया है कि वो लोग जो एक कुछ विशेष कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब हम दलित मान रहे हैं। हुँ। तो दलित जैसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि दलित का जो अगर हिंदी मतलब निकाला जाए ना, वो निम्न होता है, हुँ। निचला स्तर। जी। पर जब हम मानव सभ्यता की बात करते हैं तो कोई निचला कोई ऊपर होता ही नहीं। तो हमारे ना तो संविधान में, ना हमारी सभ्यता में, ना हमारी संस्कृति में ये अंग्रेजों के द्वारा थोपा गया एक शब्द है। अंग्रेज चले गए तो फिर एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, पॉलिटिक्स में बहुत सारे आइडियोलॉजी चलते हैं, उसमें कम्युनिस्ट है, जी। एक कम्युनिस्टवादी विचारधारा है। वो लोग हमारी सोसाइटी को कहीं ना कहीं डिवाइड करने पे काम करते हैं। तो वो ऐसी चीजों को ट्रिगर करते रहते हैं जिससे लोगों को लगना चाहिए अच्छा ये हमारे साथ गलत हो रहा है, हम तो दलित हैं, हुँ। हमारे साथ इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि सरकार ने अगर कोई कानून भी बना दिया, कोई लॉ भी बना दिया, जी। तो उनको लगता है कि हम दलित हैं इसलिए सरकार ने ऐसा कानून बनाया है। हुँ। जबकि तुम हो क्या तुम्हें पता ही नहीं है। हुँ। बिल्कुल, दलित को बिल्कुल। हम एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमारा लॉ नहीं करता, हमारा हुँ। देश नहीं करता, कोई भी नहीं करता है। तो दलित एक बेसलेस शब्द है, और कोई भी व्यक्ति अपने आप को कभी दलित नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग उस ईश्वर की बनाए हुए हैं, और भगवान सबको समान बनाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सब इक्वल है, दलित शब्द नहीं है मैम। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने स्पष्ट किया लोगों को कि दलित कुछ नहीं है, जबकि आम बोलचाल में दलित शब्द ही सबसे ज़्यादा दलित ही इस्तेमाल चलता है, किया हर जाता जगह है। मैम दलित जी, है। जी। सब लोग दलितों के मसीहा बने हुए हैं। बिल्कुल, आप दलित पार्टी देख लीजिए, दलित लीडर देख लीजिए, बिल्कुल, वो दलितों के लिए काम करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि आप जिनके लिए लड़ रहे हैं वो शब्द ही नहीं है। बिल्कुल, सही है। ये बताइए सर कि हमारी संस्कृति में वर्ण व्यवस्था तो थी लेकिन जाति व्यवस्था नहीं थी। तो ये अपभ्रंश कहाँ से आया? हाँ मैम, अ, भारत की सभ्यता और संस्कृति दोनों की शुरुआत वैदिक कल्चर से होती है। जी, पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन को लोग मानते हैं कि ये जो सेंट्रल एशिया से कुछ लोग आए थे, जी, उन्होंने एक सिविलाइजेशन डेवलप किया, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाया। फिर उसको कुछ भारतीयों ने ओवरलेप किया, और फिर एक वेदों की जो सभ्यता बनाई वो वैदिक कल्चर था। हुँ, हुँ। वहां चलता था वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था। और वर्ण का सिंपल सा मतलब, जैसे लोगों को लगता है कि वर्ण का मतलब रंग से होता है, रंग से नहीं होता था। हुँ, हुँ, वर्ण का मतलब होता था कि आपको अधिकार है। जैसे आप जर्नलिस्ट हैं, हुँ, तो आप जर्नलिस्ट होंगे। अब फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आते हैं। हुँ, मैं अगर बच्चों को पढ़ाता हूँ, बिल्कुल। तो फिर मैं शिक्षक हूँ। जो पूजा करता था वो पुजारी होता था, और जो तलवार चलाना जानता था वो क्षत्रिय होता क्षत्रिय, था। बिल्कुल। क्षत्रिय का मतलब राजपूत नहीं था, हाँ, जाति नहीं थी। बिल्कुल। क्षत्रिय मतलब रक्षा करने वाला। यानी उनके काम से उनकी हाँ, पहचान उनकी होती थी, उनकी जाति से नहीं। काम से उनकी पहचान होती थी, जी। जाति नहीं होती थी। हुँ, बिल्कुल। लेकिन जब धीरे धीरे पॉलिटिक्स बढ़ती चली गई, जी, चीजों का राजनीतिकरण होता चला गया, वैदिक कल्चर के बाद पोस्ट वैदिक कल्चर आया, जी, जहां से इंडिया में हम किंगशिप की शुरुआत मानते हैं, जी। जहां से राजशाही की शुरुआत हुई। हुँ, और राजशाही ना हमेशा शक्ति पे चलती है। जी, अब शक्ति का भी सिद्धांत है कि आप जितना लोगों को बांट के रखोगे, उतने बेहतर आप काम कर पाओगे। जी। तो इसीलिए फिर धीरे धीरे जो वर्ण व्यवस्था थी, अब राजा का बेटा ही राजा बनने लगा। हुँ, हुँ, वैदिक पीरियड में राजा बनने के लिए यज्ञ करने पड़ते थे। हुँ, अगर आप उस यज्ञ में ये प्रूफ कर पाओगे कि हम कैपेबल हैं, तभी आपको राजा बनाया जाएगा। जैसे आपने अगर बाहुबली मूवी देखी हो, तो जी, उस बाहुबली मूवी में एक कंपटीशन कराया गया था कि जो मतलब जो विलन को मारेगा, जी, काकतीय को मारेगा, वही सम्राट बनेगा। जी। तो हमारा कल्चर वो था।
ऐसा नहीं है कि आप राजा के बेटा हैं तो आपको तो राजा राजा बना ही दिया बना, जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड आया तो ये रिजिड होता चला गया, राजा का बेटा राजा बनता चला गया। फिर मौर्यन पीरियड आया, फिर गुप्ता पीरियड आया, और ये जाति व्यवस्था फिर बनती चली गई। तो वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल से जाति व्यवस्था के रूप में आ गई। अब जो तलवार चलाता था वो क्षत्रिय हो गए, जो यज्ञ करते थे वो पुरोहित हो गए, पुरोहित ब्राह्मण बन गए, हाँ। जो कृषि और व्यापार करते थे वो वैश्य बन गए, और जो दूसरे लोग काम करते थे उनके लिए एक शूद्र शब्द चलता था। जी जी। शूद्र का मतलब भी हम लोग गलत निकालते हैं। शूद्र का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो सभी काम कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो लो क्लास है, नहीं। जैसे हमारे घर के सभी कामों में हेल्प करने वाला व्यक्ति शूद्र होता था जी। और उसी शूद्र को हमने निम्न बना दिया, ये नीचे होते हैं। वही आगे आके अपना दलित बन गया, लोगों ने उसको दलित बना दिया। तो लेटर वैदिक काल के बाद ये व्यवस्थाएं रिजिड होना होती हुई शुरू हुई, और आज के समय पर ये एक्सट्रीम लेवल पर है। हमको लगता है कि हम ब्राह्मण हैं तो हम पता नहीं कौन है, हम क्षत्रिय हैं तो हम कौन है, वैश्य हैं। तो ये व्यवस्थाएं लेटर वैदिक काल के बाद जन्मी है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल आपसे और करूंगी कि इतने कानून हैं आदिवासियों के लिए, फिर भी इतने पिछड़े क्यों हैं? इतने पिछड़े क्यों हैं मैम? हमने जब ये 1600 सेंचुरी का कंसेप्ट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से शुरू हुआ तब से हमने एक मॉडर्न सोसाइटी को डेवलप कर लिया। आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर, शहर, शिक्षा, इनको डेवलपमेंट मानते हैं, इनको विकसित मानते हैं। पर हमारी जो जनजाति हैं वो आज भी अपने ओल्ड रूट से जुड़े हुए हैं, प्राचीन परंपराओं से जुड़े हुए हैं। वो जंगलों में ही उनका जीवन है और वहीं वो कंफर्टेबल फील करते हैं। तो हमारे हिसाब से वो पिछड़े हैं क्योंकि हम बहुत आगे आ गए हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये जीवन नहीं है जो हम जी रहे हैं, जीवन वही है प्रकृति की पूजा करना, जंगलों में रहना, जानवरों के साथ सबको साथ में लेके चलना हमारी प्राचीन संस्कृति थी। तो वो वहां रहकर अपने आप को खुश मानते हैं, अपने आप को सुखी मानते हैं। हम लोग उनकी नजर में बहुत मूर्ख हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। उनका अपना एक साइकिल है, वो सूरज उगने के बाद उठते हैं और सूरज अस्त होने के पहले सोने चले जाते हैं। उनके पास ऐसी हाय नहीं है जो हम लोग हाय हाय करते रहते हैं। बिल्कुल, फिर भी सुकून कहीं नहीं है। फिर भी सुकून नहीं है। तो अगर हम उनके नजरिए से बात करें तो वो पिछड़े नहीं है, लेकिन अगर हम मॉडर्न कल्चर के हिसाब से बात करें तो वो पिछड़े हैं। क्योंकि डेवलपमेंट का एक कंसेप्ट होता है कि रिसोर्सेज पर किसकी कितनी पहुंच है। अगर हम ऊपर उसकी अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं तो ये बहुत आगे हैं रिसोर्सेज के पास। अदर बैकवर्ड क्लासेस इनके पीछे खड़े हुए हैं, शेड्यूल्ड कास्ट उनके पीछे, ट्राइब्स उनके पीछे। तो ये एक कास्टिज्म का वो है कि भाई हमने SC ST OBC UR क्यों बनाया। अब इन लोगों को वहां रहने के पीछे हम एजुकेशन को रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं। आजादी के बाद जितनी भी सरकार बनी उन्होंने राजनीति की, गरीबी हटाओ के नारे हमको देखने को मिले। हम सिर्फ नारे तक ही सीमित रहे। हमने पढ़ाओ बढ़ाओ कार्यक्रम स्टार्ट किए कि हम लोग ऐसे लोगों को पढ़ाएंगे जिन तक शिक्षा नहीं पहुंची है। तो इसके लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल है, सरकार के साथ में एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है, सरकार की पॉलिसी रिस्पॉन्सिबल है, और एट द एंड हमारी सोसाइटी कि अगर मैं आगे बढ़ा हूं तो मेरे साथ में जो लोग थे पहले, मैं उनको आगे लेके क्यों नहीं आया। वो तो ह्यूमन नेचर है ही नहीं ना सर, तो टांग खींच के आगे बढ़ने वाला जमाना है, आगे बढ़ने वाला नेचर है। और इसीलिए हमारी ट्राइब्स बहुत पीछे है। तो हम सरकार को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे, सरकार की नीतियों को मान सकते हैं सबके साथ में, फिर एट द एंड हमारी निजी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जैसे अभी कहानी क्या है ना मैम, जैसे ट्राइबल एरियाज हैं, सरकार अभी बहुत काम कर रही है, वहां पर स्पेशल स्कूल बना रही है, उनके लिए स्पेशल स्कीम चलाती है एजुकेशन को लेकर। लेकिन मैं एक टीचर हूँ जो किसी ट्राइबल स्कूल में पढ़ाने के लिए जाता हूँ, मैं जा ही नहीं रहा हूँ पढ़ाने के लिए। बिल्कुल सरकार तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बिल्कुल। अगर ट्राइबल राइट के लिए कोई स्कीम चलाई गई है तो पब्लिक सर्वेंट का ये काम है कि लोगों को जाके बताएं कि आपके लिए स्कीम है और उनके प्रॉफिट दिलाएं। जबकि जिन लोगों को पता है उनको भी उनके लाभ नहीं मिल पाते, कह देते हैं ये पेपर लेके आओ, वो पेपर लेकर आओ। अब जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, ना उनके लिए आधार कार्ड कुछ पता है, ना पैन कार्ड कुछ पता है, तो सभी लोग इनके पीछे हैं कि वो क्यों इतने अनडेवलप्ड हैं, क्यों इतने पीछे। उनका एस्पेक्ट अनडेवलप नहीं है, ये हमारा एस्पेक्ट है कि वो हम कहीं असफल हैं। हाँ, उनको आगे लाने में हम लोग असफल हैं। जितनी सरकार है, जितना एडमिनिस्ट्रेशन है, जितनी नीतियां हैं, उतने ही एक व्यक्ति भी रिस्पॉन्सिबल है कि हमें उनको आगे लाना चाहिए था। हम उनको कैसे पीछे छोड़ के चले गए।
क्योंकि भारत तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है ना मैम। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा विश्व एक घर है, हम अपने भारत के सभी लोगों को एक नहीं बना पा रहे हैं, तो हम लोग भी उतने रिस्पॉन्सिबल हैं जितनी सरकार यहाँ पर बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबल। बहुत अच्छी बात कही आपने। चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? दर्शकों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि अभी हम ये जो वर्तमान समय में एक रेस लगी हुई है आगे निकलने की, और इस आगे निकलने की रेस में हम लॉज को पीछे छोड़ देते हैं, हम ह्यूमन वैल्यूज को पीछे छोड़ देते हैं, हम किसी पर्सन की डिग्निटी को पीछे छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए। तो इंसानी बनने का ना जो पर्पस है ना मैम, वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, वो है लाइफ को मीनिंगफुल बनाना, जी। लोगों के राइट के लिए लड़ना, लोगों को जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं ये सिखाना। तो आप बनिए, आपको जो भी बनना है बनिए, लेकिन दूसरे लोगों को भी आप ऐसी स्थिति में रख कर जाइए कि आगे जाकर वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकें। बिल्कुल तो आज जो जितने सारे डिस्क्रिमिनेशन है, वर्तमान समय की इशू देखते हैं कि धर्म बहुत बड़ा इशू हो गया है, बिल्कुल। लेकिन मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा जो धर्म है वो मानवता है, मानवता है। वो ह्यूमैनिटी है। आप इधर किसी भी रिलीजन के हैं, मत लड़िए। ना ये राजनेता आएंगे, ना ये सोसाइटी के लीडर आएंगे, ना ये सो कॉल्ड आपके भैया लोग आएंगे कि आपको बचाने के लिए। रहना हम सबको साथ में ही है। ये बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज आती जाती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, जो बचा हुआ है ना वो है मानवता। तो धर्म खतरे में नहीं है, लोगों के पद खतरे में है। अब धर्म के नाम पर मत लड़िए, बस यही मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से। वाह, क्या बात कही आपने। बहुत आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया, और इतने अच्छे विस्तृत रूप से हर मुद्दे पर हमसे बातचीत की, इसके लिए जी बहुत बहुत मैम, आपने भी धन्यवाद। बुलाया उसके लिए थैंक यू, सभी लोगों का भी थैंक यू। जी। तो ये थे गौरव शर्मा जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर, ज्वलंत मुद्दों पर हमसे काफी खुलकर बातचीत की है। इसी तरह और भी मुद्दे लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।